Welcome all. Good evening. जय हिंद. So talking about markets कि क्या लग रहा है मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए. मार्केट ने आप सबको चार्ट नॉर्मली दिख रहा रहेगा कि मार्केट इज नॉट एबल टू सस्टेन अबव 17,900 जो उसका 20 डेज का अप्रोक्सीमेटली मूविंग एवरेज है. सेम इज केस विद द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी इज ऑल्सो मतलब मार्केट अभी फुल टाइम पास मोड में चल रहा है. प्रोबेबली दिस रेंज विल गेट ब्रोक आउट. नेक्स्ट वीक में कहीं एक डिसिसिव ब्रेकआउट आना चाहिए. आप टिपिकल फ्राइडेज देखोगे ना, लास्ट 2-3 महीने का फ्राइडेज देखना. बहुत सिंपल चीज समझाता हूँ. पहले कैसा था कि अक्टूबर 21 से एटलीस्ट टिल अक्टूबर 22 या नवंबर 22 तक फ्राइडे को जो होता था वो मंडे को रिपीट होता था और हमने उसमें एक फ्रेज निकाली थी कि टर्न अराउंड ट्यूसडे आ सकता है. अभी क्या होने लग गया, अभी चीज उल्टी होने लग गई. अभी फ्राइडे को जो हो रहा है ना वो मंडे को रिपीट नहीं होता. मंडे को मार्केट उल्टा करके चला जाता है. सो माय एक्सपेक्टेशन हाँ, अब होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता. एक्सपेक्टेशन इज कि मंडे से शायद एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है. वंस वी क्लोज अबव 18,000 लेवल्स, राउंड फिगर की बात करेंगे, एंड 42,000 लेवल्स ऑन बैंक निफ्टी जो बजट डे का आई दोनों के लिए, मतलब 18,000 ऑन बैंक निफ्टी एंड 18,000 ऑन निफ्टी एंड 42,000 ऑन बैंक निफ्टी. अगर इस लेवल के ऊपर चले गए तो मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव की तरफ आ जाएगा. अगर किसी को पैटर्न समझ में आता होगा तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया है निफ्टी ने. आप लाइन चार्ट पे जाके प्लॉट करोगे तो आपको चार्ट दिख जाएगा. तो प्लॉट करना पड़ेगा आपको, वो देखना पड़ेगा. मार्केट अभी आज का जो क्लोज आया है, वीकली क्लोजिंग आया है, सब एकदम साइडवेज मोड में. तो मतलब आप ट्रेडिंग भी कर रहे होगे तो 100% है कि आपने पैसा नहीं कमाया रहेगा अनलेस यू आर एन ऑप्शन सेलर, जिसके लिए मार्केट सबसे बेस्ट होता है. विक्स भी ऑलमोस्ट 12.50 आ गया. विक्स 12.50 का एक सिंपल मतलब बताता हूँ कि विक्स का लोएस्ट लेवल जाता है 9 और 10, जो हिस्टोरिकल है. इंडियन विक्स की बात करूं जो 2006 में लॉन्च हुआ था. ठीक है, तो उसका डेटा बताता है कि अगर विक्स इस कंफर्टेबल जोन में है, अगर विक्स इस कंफर्टेबल जोन में है तो उसका सिंपल एक ही मतलब होता है कि मार्केट कुछ भी अनसर्टेनिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. जो मार्केट को अनसर्टेनिटी थी वो सारी अनसर्टेनिटीज निकल चुकी है, वेदर इट में बी अडानी और वेदर इट में बी एनीथिंग एल्स. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स अगर मैं हटा देता हूँ तो मार्केट में अनसर्टेनिटी नाम की चीज निकल चुकी है. आप ऑप्शंस के प्रीमियम देखोगे इतने लो प्रीमियम से. क्यों? क्योंकि जो आईवी फैक्टर है, आई मतलब वो जो वोलेटिलिटी का फैक्टर है, वो एकदम ड्रॉ डाउन हो चुका है, मतलब एकदम गिर चुका है. किसी को एक्सपेक्टेशन की कुछ खराब आने वाला है. अब आएगा नहीं आएगा, दैट टाइम ओनली विल टेल क्या होगा क्या नहीं होगा. सो फॉर द टाइम बीइंग वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट अच्छे मोड में है, मार्केट अच्छा चल सकता है. अच्छा क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि कुछ भी खराब नहीं है एक्सेप्ट लिविंग दैट पार्ट अपार्ट के क्या बोलते हैं ये अपना अडानी सागा. वो जब तक वो अभी वो स्टॉक न्यूज ड्रिवन हो गया. ठीक है, जब तक उसमें न्यूज़ेस रहेगी, जब तक कुछ और भी रहेगा, ठीक है, तब तक वो ऊपर नीचे कुछ भी करता रहेगा. दिन का 20% गिरता है, वापस 20% रेस कर देता है, वापस 10% गिर जाता है. तो वॉलेटिलिटी बची है अडानी में. बट अडानी का आईवी चार्ट देखोगे ना, अडानी दो ही लिस्टेड है उसकी, मतलब दो एफ एंड ओ की स्टॉक्स है, एंटरप्राइजेस एंड पोर्ट. उनका आईवी भी एकदम क्रश हो चुका है, तो उसके ऑप्शन प्रीमियम भी गिर रहे हैं. तो आपको सारी चीजें अगर फैक्टर इन करके पकड़ते हो, मार्केट एक उस जोन पे खड़ा है, मतलब डेंजर जोन पे नहीं खड़ा है, मार्केट उस जोन पे खड़ा है कि यहाँ से ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा लगता है. मतलब प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ. सर्टेनिटी तो हमें से किसी को नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तो प्रोबेबिलिटी यही लगता है कि अपसाइड का ज्यादा लगता है कंपेयर टू डाउन साइड. कंपेयर टू डाउन साइड आज के दिन में जो सिचुएशन बन के आया, जो डेटा बन के आ रहा है, बिकॉज आई लुक एट सो मेनी डेटा पॉइंट्स. तो डेटा पॉइंट्स के हिसाब से मुझे मार्केट में ऐसा कोई फैक्टर नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए. चलो फरवरी में हो सकता है मार्केट, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स रहेंगे, सब कुछ रहेगा. 1 या 2 महीने में या कभी भी वैसा मूव आएगा कि जितने ऑप्शन राइटर्स ने पैसा कमाया ना लास्ट 1, 1.5, 2, 3 महीने में, क्योंकि मार्केट साइडवेज जोन में था, थोड़ा फॉल आया उसके बाद साइडवेज में ही खड़ा है. जनवरी तो पूरा साइडवेज था. छोटे छोटे फॉल, अगर आपको 500 पॉइंट का फॉल लगेगा एट 18,000 इंडेक्स लेवल, दैट इज लेस देन 2 और 3%. मैं हमेशा बोलता हूँ परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करो, पॉइंट्स टर्म से मत कैलकुलेट करो.
तो इंडेक्स लेवल अगर यहाँ 2-3% नहीं चलेगा, रिलायंस 5% चलेगा या गिरेगा, तो अपन क्या देखने जा रहे हैं? सेकंड एक क्लू देता हूँ, बजाज ट्विन्स जब भी मार्केट में आते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो बजाज ट्विन्स इतना अच्छा करके जाते हैं, मतलब बजाज ट्विन्स पहला सिग्नल देते हैं गिरने के लिए भी और बढ़ने के लिए भी। बजाज ट्विन्स पहली बार मार्केट में परफॉर्म करने लगे, स्पेशली बजाज फाइनेंस। ठीक है, वो 5600 का स्टॉक मैंने कल भी स्पेस में बोला था, वो 6500 हो गया ऑलमोस्ट। बजाज फिनसर्व को थोड़ा सा समय लग रहा है वो, बट फिर भी आप उसको देखोगे तो 15 दिन के हाई के आसपास ही कहीं घूम रहा है। सो वी हैव Fabio also, we have Harsh also. Before we go to Fabio and Harsh, there is Sachi. Sachi, you want to speak something? Please go ahead, because you've been waiting. Yes. सचिन सचिन बोल रहा हूँ भैया, मुंबई। तो साची नाम क्यों रखता है? सचिन रखा करना। अरे वो नाम नहीं मिल रहा है अभी वहाँ पे। भैया अभी आज का बोल गया पूरा दिन, यानी जीरो ट्रेड, सिर्फ जो अडानी पोर्ट की पोजीशन थी वही कैरी की है लॉन्ग साइड विथ हेज। और आपका जो सबसे अच्छा ये अपनी मिला कल अपने को आदित्य बिरला में, ABFRL में, वो कल मैं कनेक्ट नहीं हो पाया था, तो कल ही मैंने एग्जिट किया था, जो आज थोड़ा सा नीचे भी है, थोड़ा तो कंसिडरेशन में आ रहा है। तो आपने जो बोला वही है, बजाज ट्विन्स अभी मार्केट अच्छा बढ़ेगा, हम भी वही होते हैं। और जो अभी भी भैया निफ्टी 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही है, बट होप कि मंडे को मूविंग डे मिल जाए पॉजिटिव साइड। ठीक है सचिन, I'll take other people's view. So I'll be removing you. कुछ और एडिशन करना है तो कर दे, वरना मैं किसी और को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है? नो। Okay, thanks. तो Fabio, Harsh, anyone go ahead please. Harsh bhai, you can continue. Okay. You are. Okay, so like Amit said, 18,000 का लेवल है ब्रेकआउट का, अगर उसके ऊपर आता है तो ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। देयर इज लाइक वेरी हाई प्रोबेबिलिटी के मे बी मंडे को ही दे दे 18,000 के ऊपर ब्रेकआउट, और मे बी नेक्स्ट वीक एटलीस्ट 18,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो एक वापस एक ट्रेंडिंग मूव आए मार्केट में, दैट इज वेरी लाइकली, क्योंकि ऑलमोस्ट 2-3 महीना मार्केट साइडवेज ही रहा है, और बहुत ज्यादा साइडवेज जाने के बाद एक ट्रेंडिंग मूव आता है मार्केट में। कोई भी फेज होता है वो कंटिन्यू नहीं होता, साइकिल चेंज होता है, ट्रेंड भी चेंज होता है। तो ट्रेंड चेंजेस के इंडिकेटर आए हैं अभी बहुत सारे। जो अभी मिड कैप अगर मैं देखता हूँ, मिड कैप में डाइवर्जेंस है निफ्टी से। अगर आप डाउ थियरी पढ़ते हो तो डाउ थियरी में लिखा है कि ऑल द एवरेजेस मस्ट कंफर्म, एवरेजेस यानी ऑल द इंडाइसेस, अगर कोई मेन इंडेक्स आपका कोई ट्रेंड दिखा रहा है, वो ट्रेंड को बाकी सारे इंडाइसेस में भी कंफर्म करना चाहिए। अगर वो होता है देन दैट ट्रेंड इज सेक्युलर ट्रेंड। अगर कोई डाइवर्जेंस है, ट्रेंड में डिफरेंस है, कोई चेंज है, तो पॉसिबल है कि मेन ट्रेंड का इंडेक्स भी मेन जो इंडेक्स है उसका ट्रेंड भी चेंज हो जाए। तो दिसंबर में जो हाई बना था 19,000 के आसपास, तभी मिड कैप इंडेक्स ने कंपैरेटिवली रिलेटिवली हायर हाई नहीं बनाया था और ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया था। सो वहां पे एक डाइवर्जेंस था, वहां से मार्केट नीचे आ गया बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस। Am I audible? Yes, totally audible. Harsh, Okay. बोलता रहे। हाँ, तो वहां पे डाइवर्जेंस था मिड कैप और निफ्टी में, तो वहां से मार्केट नीचे आ गया। अभी वापस एक डाइवर्जेंस आया है मिड कैप और निफ्टी में। निफ्टी ने दिसंबर से लोअर लो बनाया, ये मंथ में जनवरी एंड और फेब में लोअर लो बना है एज कंपेयर टू दिसंबर का जो लो बना था। बट मिड कैप में वो नहीं बना है, मिड कैप में लोअर लो नहीं बना है, मिड कैप में दिसंबर का लो ब्रेक नहीं किया। और अभी अगर हम हाईस पे ट्रेंड लाइन डालते हैं, मिड कैप का जो दिसंबर का हाई था जो और उसके बाद जो लोअर टॉप बना है,
तो वो ब्रेकआउट आया है आज। वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, यानी मिड कैप में थोड़ा बहुत इंडिकेशन दिया है कि मिड कैप का ट्रेंड वापस डाउन से अपसाइड में चेंज हो रहा है। निफ्टी में ब्रेकआउट आया नहीं है अभी भी, निफ्टी में 18,000 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा। सो अगर वो होता है कंफर्म, देन देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हम वापस अप ट्रेंड में जाएंगे, एक अच्छा वाला एक ट्रेंडिंग रैली आएगा। ओके, शॉर्ट टर्म में ओके, जब तक 18,000 के ऊपर नहीं जाता है, आई एम नॉट रिजेक्टिंग पॉसिबिलिटी कि एक बार थोड़ा बहुत झटका एक बार दे दे नीचे के साइड में, बट बहुत बड़ा कुछ मुझे डाउन साइड नहीं लग रहा मार्केट में। मार्केट में ऑलरेडी फियर है, अनसर्टेनिटी तो सारी खत्म हो गई अभी, इवेंट्स और ओवर। बट अगर हम दिसंबर में देखते थे, फ्यूचर्स का प्रीमियम ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स था, और अभी प्रीमियम 20 पॉइंट का रह गया। यानी मार्केट में लोगों को थोड़ा फियर है, और शायद लोगों को स्केप्टिसिज्म है कि अभी वापस मार्केट अपसाइड में जा सकता है। तो अगर ओवरऑल लोगों को अगर लग रहा है कि अभी मार्केट वापस अपसाइड में नहीं जाएगा, डाउट आ रहा है, तो देर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट मार्केट एक्चुअली गोज ऑन द अपसाइड बाय ब्रेकिंग, और प्राइस में भी वही बता रहा है मार्केट। अनदर डाइवर्जेंस में जो देख रहा हूँ क्रूड और निफ्टी में है। ओके, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज बहुत बड़ा डाइवर्जेंस हो गया था। यूजुअली क्रूड और निफ्टी का अगर लॉन्गर टर्म चार्ट देखेंगे तो ट्रेंड हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन ही होता है। अगर क्रूड ऊपर जाता है तो निफ्टी भी ऊपर जाता है, और क्रूड गिरता है तो निफ्टी भी गिरता है। तो शॉर्ट टर्म में अभी बिकॉज ऑफ द वॉर वो डाइवर्जेंस आया था अक्टूबर 2021 के बाद, जब क्रूड कंटिन्यू टू रैली टिल मार्च, बट निफ्टी ने अक्टूबर 21 में ही टॉप बनाया था। तो अभी वही सेम सिनारियो है। निफ्टी ने जून में बॉटम बना दिया मार्केट का, जून 2022 में, और क्रूड कंटिन्यू टू गो डाउन, एंड नाउ क्रूड इज हैज स्टार्टेड टू कम अप। वेज बना है, वेज का ब्रेकआउट पे अभी आके रुका है। और एकदम शॉर्ट टर्म में बात करेंगे तो क्रूड में वापस निफ्टी ने लोअर लो बनाया था अभी जनवरी में, बट क्रूड में वो कंपैरेटिवली हायर एक बॉटम बनाया है, और अभी ब्रेकआउट पे खड़ा है ट्रेंड लाइन के। सो क्रूड और निफ्टी भी वही डाइवर्जेंस है, तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि अभी दोनों वापस एक ट्रेंडिंग रैली देना चाहिए क्रूड और निफ्टी में। सो ओवरऑल लग तो पॉजिटिव ही रहा है मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए, और गोइंग अहेड आल्सो, unless that we break below 17,800 17,700 लेवल, तो फिर नीचे का झटका आ सकता है। वो मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा अभी भी, जब तक 18,000 के ऊपर क्लोज नहीं आता। एक बार 18,000 के ऊपर क्लोज आ जाएगा मार्केट, देन डेफिनेटली इट विल कंफर्म कि अपसाइड में वापस अप ट्रेंड इज रिज्यूमिंग। स्टॉक स्पेसिफिक ही एक्शन है। तो आईटी सेक्टर में अभी आईटी सेक्टर हैज आफ्टर गिविंग अ लॉट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, आईटी में बॉटमिंग फॉर्मेशन हो गया है, एंड आईटी सेक्टर इज नाउ ऑन रोटेशन। और आईटी में एक अच्छी रैली देख सकते हैं हम। प्रोबेबली आईटी का बेयर मार्केट जो था, बेयर ट्रेंड था, वो कंप्लीट होके अभी स्टेज 2 में आ रहा है। स्टेज 2 ऑफ अप ट्रेंड, 4 स्टेजेस होती है स्टॉक मार्केट में। तो स्टेज 1 में बॉटमिंग फॉर्मेशन होता है, वहां से स्टेज 1 से स्टेज 2 एंटर कर रहा है आईटी सेक्टर। सो प्रोबेबली आईटी में भी एक अच्छी अप ट्रेंड आएगी। तो इन्फोसिस, टीसीएस बीइंग हेवीवेट्स इन निफ्टी, उस पर इफेक्ट आएगा। बजाज ट्विंस का, जैसे अमित भाई ने कहा कि बजाज ट्विंस इंडिकेट करते हैं कि जब भी ऊपर जाता है बजाज ट्विंस, तो फिर निफ्टी में भी अप ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। सो बजाज ट्विंस में डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन दिखाया है। बजाज फाइनेंस में है, फिंसो में थोड़ा लैग कर रहा है, बट फिंसो में भी ब्रेकआउट पे आया है मार्केट, डाउनवर्ड ट्रेंड से रिवर्सल करके ब्रेकआउट पे आया है। सो अगर बजाज ट्विंस में आता है, और बीइंग निफ्टी 50 स्टॉक्स अगेन, सो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम लाएंगे ये स्टॉक्स। और रिलायंस अगेन वन ऑफ द हेवी वेट इन निफ्टी, वो भी थोड़ा बहुत अभी वीक है फिलहाल, बट इट इज एट द लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट, तो वहां से बाउंस दिख रहा है मुझे आते हुए। सो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में 18,000 लेवल पे ही वॉच है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर वो ब्रेक होता है, देन इट विल कंफर्म बुलिश रिवर्सल इन मार्केट, अनलेस वी गो बिलो 17,800,
I don't see like bigger क्रैक कमिंग बिगर यानी 500 800 पॉइंट का भी डाउन मूव नहीं दिख रहा मुझे परसेंटेज टर्म्स में 500 700 पॉइंट्स डाउन मूव इज आल्सो नॉट मच बट even that I'm not able to see unless we go below 17 800 17 700 zone. So let's see क्या आता है next week में. So Ravi, we can take over then. Ankit is also there. Sure, sure. I'll add on to some the results out over here. Results of Q3 have been mixed, but what was expected was so. In some pockets, the results have been really good. So, for example, if you go to see hospitality, they are really good. For banking, it was expected, or they had to deliver good results because of high interest rates, so that they have delivered. IT was expected to be really bad, and that has been a really good surprise, a positive surprise for the markets that results are not as bad as it was expected. Overall, so in totality, results have been mediocre, but the expectations were well. So it is somewhat near the expectations, right? So that is why we see that in since December we started correcting because of what the results were expected. Going forward, as I have already said, IT had already bottomed out for me a month and a half back. Banking, uh, again, we saw what happened to banking as the interest rate started rising. Now these guys have also increased the liquidity or the liquidity mandate ratios, or whatever name you call it CDR, you call it SLR, whatever you wish to call it. These have been increased. So a positive effect would be seen on NBFC stocks. So as the liquidity is sucked out of the market, banks are left with less liquidity. You will have to fall on to some alternative channel that would source out liquidity to the market. And capex spending is standing over there. So that 10 lakh crores of the government and private capex is always approximately about 50% of what the government plans to do. So 15 लाख करोड़ आपको लेके आना है मार्केट में, तो वो कहाँ से आएगा? बैंकिंग अकेला नहीं कर पाएगा, तो एनबीएफसी stocks are going to see a good upside momentum. One more sector. It's a very small sector. I mean, there are only 4 companies in this sector. So as the capex increases, as the companies go for new bond issues or they go for new debt, there always has to be a credit rating that has to be done. And we are at the bottom of what do you say, the credit cycle. The credit cycle only will pick up from here. तो आप ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है लिस्टेड, कोई भी जो आपको अच्छी लगे वो देख लेना. वो एक ये सेक्टर एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है. सो आईटी, एनबीएफसी, rating agencies, these are 3 sectors that I am looking at. One more sector, auto is going to be a secular performer. I so understand that you take China, you take Japan, you take US, all these economies that went on to become you know uh, from being a developing economy or to becoming a developed economy. China, though it calls itself a developing economy, but people like to assume. I mean, the people in the West like to assume it's already a developed economy. So the auto sales, when they in this span, when the growth, when a country starts growing really fast, the auto sales go from 1x to say 5x or 6x. So that phase we are yet to see, so that has not yet become, and we have already surpassed Japan in the number of total annual sales, for total number of annual sales. So that is one sector that you will have to, that we should be looking at. Real estate is, as you know, that interest rates are really high. So momentarily, this sector will not be performing in the short term, but in the short term and medium term.
but as soon as the Fed pivots or even RBI pivots in interest rates, this sector should also pick up. Yeah, that was my view. Javier, one question to you. Yes, sir. We talk about developing markets, we talk about developed markets. But Yes. is there any definition as such in finance terms कि ये developed हो चुका है, ये developing है, because you are the third largest market in the world as of now, Right. third or fourth, whatever it may be. तो इसकी definition क्या है कि ये developed हो गया है, ये developed नहीं है, या ये underdeveloped है? See, I can understand that कि African markets रहेगा, छोटी economies रहेगी, वो सारी underdeveloped है. अब डेवलप्ड की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि फ्रांस अपने से नीचे है बट वो डेवलप्ड नेशन गिना जाता है. जापान अपने से नीचे इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, तो अपन उसको डेवलप्ड मार्केट बोल देते हैं. तो डेवलप्ड मार्केट की डेफिनेशन क्या और अंडर डेवलप्ड मार्केट की या डेवलपिंग मार्केट की डेफिनेशन क्या है? Theoretical definition, at least. Right. So I'll rather not give you a theoretical. I'll give you a proper answer. So today we are at gross per capita income of around $2,000. World Bank or IMF, one of the two agencies, and in consultation with the UN, anything above any country having a per capita income above $12,000 is considered to be a developed economy. So $12,000 Yes. $12,000 में अगर 80 पकड़ता हूँ तो अपना तो कभी डेवलप्ड मार्केट बनेगा ही नहीं. क्यों? आपके इकोनॉमी ग्रो होती रहेगी. So today, if it is $2,000 per capita, so again we'll be going into socialism और ये कि ये तो इकोनॉमी आपकी अगर 5 trillion से you will have to 6x your economy from your 20 trillion approximately 20 trillion. तो मतलब वो तो होते होते तब उनका डेवलपिंग डेवलप्ड नेशन का डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगा. Not necessary. There could be other countries who go down. तो ऐसा जरूरी नहीं है. Like Japan, there is a serious there is a serious issue where they see themselves going down the curve because they have a really high aged population. तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उन लोग की पॉपुलेशन कैसी है. उन लोग का जो सीनियर सिटीजन है वो ब्रैकेट में जो है नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन उसमें ज़्यादा है, तो वो लोग ज़्यादा कमाएंगे नहीं, तो उन लोग का जो ये पर कैपिटा इनकम है वो नीचे आता जा सकता है. सेम थिंग यूएस का तो कोई है ही नहीं. आई मीन इट इज़ अ माइग्रेंट इकोनॉमी, तो वो तो बंदे लेते रहेगा, तो उसका चलता रहेगा. चाइना में जो हम लोग पहले बोलते थे कि दे यूज टू पेनलाइज ऑन द सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, नाउ दे आर गिविंग incentives on the second and the third child because again their working age population is going down. India, the best part is that we have I don't remember the exact numbers, but जो अपना working age population है, the cream of the population from 24-25 years to 45-50 years, that is around 60 to 70%. I need to confirm these numbers. I might be wrong on these numbers, but yes, we have the cream of the population over there. तो वो भी डिपेंड. तो ये डेफिनेशन पहले भी वही थी, आज भी वही है. इन्फ्लेशन के साथ थोड़ी बहुत मतलब वर्ल्ड आप ये देखोगे कि वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन 2%, इंडिया में इतनी ज़्यादा है, तो वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन 2%, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन होती है वो 2% ही होती है, तो वो हिसाब से ही चलते हैं, इतना नहीं फर्क आएगा. अपने को टाइम लगेगा, पर आप ये सोचो कि चाइना's ग्रोथ स्टार्टेड इन 1980s 1990s, तो उसको 30 से 40 साल लगे, एंड वी हैव अ टारगेट ऑफ 20 to 30 years. दैट इज आवर टारगेट. सो मतलब 30 साल अपन को डेवलपिंग नेशन ही गिना जाएगा, डेवलप्ड नेशन ना गिना जाएगा. तो एक्चुअली आप देखोगे ना अमित भाई, इसमें कैसा है कि वंस यू आर देयर आर कंट्रीज that are doing better but they still call themselves like China doesn't need any help. So developing होने का एक फायदा ये क्या है कि आपको ट्रेड में WTO IMF ट्रेड में बहुत ये करता है कि आप यहाँ पे जैसे सब्सिडीज देते हो, you are allowed to give subsidies, otherwise these guys would go to WTO and say कि आपका मार्केट ओपन नहीं है, आप तो अपने सेक्टर्स को सब्सिडी देते हो, फेयर कंपटीशन नहीं है. तो एक फायदा ये भी होता है डेवलपिंग होने का कि आपको बहुत सारी चीजें अलाउड होती है करने के लिए. सो इट्स अ टू एज्ड स्वॉर्ड. फेयर पॉइंट.
फेयर एक पॉइंट। और फायदा है डेवलपिंग होने का कि मार्केट में ग्रोथ बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है, ग्रोथ मार्केट में। इसलिए तो इंडियन मार्केट इतना सुपर रिटर्न देता है ना। अब कंपेयर करेंगे हम डाउ और सेंसेक्स को रिटर्न वाइज, डेवलपिंग कंट्री में रिटर्न ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहती है। So if I add over here, it depends. So आप देखो कि NDX Nasdaq ने क्या किया है. Comparing Dow would be unfair because all their new age companies are in Nasdaq. All your Fang, Facebook, and they have grown. I mean, Facebook. You imagine 2000 ये अपने सामने की बात है. Even Google अपने सामने की बात है. Microsoft. These guys have become like even Tesla. These guys can control the world, and they have become huge in front of us. A sad part, what happened to Alibaba, what happened to Ant. Ant was the largest IPO of the world, right? So, ठीक है वो चाइना का एक अलग इशू है. Let's not get into politics, but then you haven't had that in India yet. अभी तक तो वो आना बाकी है. And उसके बाद में तो real growth चालू होगी. So we have, I mean, if you are, so there is the saying, the best time to start investing was 20 years back. The second best time is today. So don't miss it. तो मैं एक और चीज बोलता हूँ उसमें कि क्या था, कंपेयर करना है ना तो S&P 500 को करो. डाउ बहुत पुराना इंडेक्स है, उसमें स्टॉक चेंज होते रहेंगे. तो S&P को कंपेयर करेगा ना निफ्टी या किसी से भी, तो बेटर रिजल्ट निकलेगा. वो 500 कंपनी, डाउ में 30 घूम फिर के कंपनियां हैं. और नैस्डैक हो गया आईटी इंडेक्स, प्रॉपरली आईटी इंडेक्स, जैसे अपना निफ्टी आईटी है वैसा उनको इंडेक्स हो गया. तो उसको कंपेयर करके है ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ना मिलने वाला. ठीक है, अपनी कंपनियां चलती रहेगी, उनकी अपने है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वो है नेट बेस्ड कंपनी. फेसबुक क्या है यार, अगर लोग फेसबुक की जगह कोई कल को हर्ष बुक चला दे कोई, ठीक है, या फेवियो बुक चला दे, अमित बुक चला दे, और उसमें पब्लिक आ गई और इसके सारे कस्टमर चले गए, तब क्या? कंटेंट है उसके पास, बहुत बड़ा कंटेंट है. मतलब कंटेंट का सबसे बड़ा मार्केट इंस्टा रहेगा, फेसबुक रहेगा, जहाँ सारे आप कुछ भी डाल दोगे ना. वो क्या बोलते हैं, कौन थी एक लड़की जिसने वो वीडियो बनाया था, क्या नाम था, मैं नाम भूल गया उसका. डिंचक पूजा, डिंचक पूजा. वो भी, हाँ डिंचक पूजा, तो वो भी फेमस हो गई. तो मतलब वो तो सब यूजलेस मटेरियल है, पर वो लोग फेमस हो जाते हैं. कोई वो बंगाली एक्टर था एक, डार्क शेड वाला, और उसके सामने अच्छी लड़कियां खड़ी कर दी, खूबसूरत सी लड़कियां खड़ी कर दी, वो फेमस हो गई. तो वो कंटेंट है सारा. एक्चुअल नॉलेज, एक्चुअल कुछ है. लोग टाइम पास करने के लिए क्या करेंगे, फेसबुक देख लेंगे, इंस्टा पे चले जाएंगे, रील्स देखेंगे, बैठ के टाइम पास कर लेंगे. पब्लिक टाइम पास कर रही, तो डेटा कहां से कंज्यूम हो रहा है, उसका पैसा कौन कमा रहा है? टेलीकॉम कंपनीज. टेलीकॉम कंपनी क्यों, जब स्टार्ट में अपना ये मोबाइल चालू हुआ था, आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं तो कुछ टाइम कुछ सीए कर रहा था, तो मेरे कजन ने खरीदा था. 56 रुपीज वॉज आउट गोइंग चार्जेस, आउट गोइंग चार्ज, इनकमिंग तो भूल जाओ. आउट गोइंग चार्ज 56, इनकमिंग का कुछ 72 रुपीज था. और वो फोन भी इतना भारी ना कि अगर कोई चोर आए उसके मुंह पे फेंक दिया हो ना, उसका मुंह टूट जाए. वो फोन इतने भारी होते, तब तो फोन भी ना मिलते. अपने तो आज के फोन भी इतने लाइट वेट हो गए और सब कुछ चेंज हो गया उसमें. तो कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो चुका है मार्केट का. तो अपनी है जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो गई. उनकी जो है वो कंटेंट बेस्ड कंपनीज हो गई. फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर भी कंटेंट ही है ना. अगर अपन सब ट्विटर छोड़ के अपन कुछ नया बना लेते हैं इंडिया में, ठीक है, अपन सब उस पर शिफ्ट हो जाते हैं, सारे इंडियन ट्रेडर्स जो भी कंटेंट बनाता है उस पर शिफ्ट हो जाए, ट्विटर के पास बचेगा क्या? ट्विटर के पास लोग बचे हैं ना. मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि द बेस्ट माइंड कम्स ऑन ट्विटर, उससे कम वाले दिमाग फेसबुक पे जाते हैं, और उस सबसे कम दिमाग वाले इंस्टाग्राम पे रहते हैं. मतलब अगर अपन इंस्टाग्राम पे ये स्पेसेस स्पेसेस करेंगे ना, तो अगर आज 500 लोग अप्रोक्सीमेटली ज्वाइन होंगे, 400 लोग ज्वाइन होंगे, वहां 40,000 लोग आ जाएंगे. बट उनको कोई समझ में नहीं आने की. तो इंस्टा है माल बेचने के लिए, फेसबुक है माल बेचने के लिए, ट्विटर पर आ जाओ ना. ट्विटर अलग ही कंटेंट है कि अगर हर्ष ने कुछ बोला तो उसको कोई ना कोई कमेंट करने आ जाएगा, भैया ऐसा नहीं ऐसा है. अमित ने कुछ डाला तो पक्का कोई ना कोई कॉन्ट्राव्यू दे देगा कि ऐसा नहीं है, इस चार्ट को ऐसे भी देख सकते हैं. फैब ने कुछ फंडामेंटल स्टडी डाला तो पक्का कोई ना कोई आ सकता है. अब ट्रोल करने आता है कि एक्चुअल क्वेश्चन पूछने आता है, वो बात की चीज होती. तो वो उनके पास वो सिर्फ कंटेंट कंपनी है.
गूगल का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो गूगल जब तक गूगल का कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बन जाए नया उसका कि भैया आज गूगल है, ऐसा प्रोडक्ट बन गया, मतलब या माइक्रोसॉफ्ट ऐसा प्रोडक्ट बन गया कि लोग उस पर शिफ्ट हो जाए, तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक वो कंपनियां चलती रहेगी। आज टेस्ला को अगर तोड़ निकल गया तो टेस्ला भी एक दिन बैंकरप्ट हो सकती है। अब होगी नहीं होगी, भगवान मालिक है, अपने को इतनी अक्ल नहीं, इतना अपना फोरसाइटेडनेस नहीं। तो अगर वैसा कोई बना दे, कल को अगर ये अपना ग्रीन हाइड्रोजन की बात, क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बात चली, हाइड्रोजन इतना चीप हो जाए कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की ईवी की 1 रुपया लग रही है, मैं तो आपको 1 पैसे में दे रहा हूँ, तो इंसान क्या करेगा, भैया 1 पैसे वाली हाइड्रोजन करवा लूंगा ना। तो वो तो समय समय की बात है। हाँ Fabio, प्लीज, देन अंकित इज ऑल्सो वेटिंग देयर। Yes, yes, just to add on to these tech companies, agree Facebook is not doing that well. Even Twitter, and I'm talking about their bottom lines. Forget about their users or anything. Yes, true, they are not doing great. But one thing that we have to, understand or have also, I mean, एक जो अलग एक दूसरा साइड भी हम लोग को ये देखना चाहिए कि the most powerful country today that is considered to be United States of America, उसके president को these guys banned and it definitely affected its elections. I mean, his he couldn't be re-elected. So power, so I mean, this guy Elon Musk, he is very intelligent. आज he has a platform where he can mold people's views about things. So हाँ मान सकते हैं कि and the one more thing is that these companies couldn't get a model where they could pivot. So we have spoken about this earlier too, like Amazon started as a as an e-com company, and today majority of its revenues uh, and its bottom line is contributed by Amazon Web Services. So anytime you open your Netflix, your Prime, that is how Amazon earns its moolah. So pivoting is really very important. Facebook couldn't do it. It tried a lot. उसने बहुत कुछ किया डेटा को ये करो, he couldn't do it. Amazon did it. Google is one of the very good examples. It has YouTube, it has Android. The way it has pivoted is really awesome. So yeah, pros and cons of everything. So Ankit, your views about market then? मार्केट या जनरल इन टर्म्स जो भी दिख रहे हैं। अभी फ्राइडे ही है आज, तो ज्यादा कुछ देखा नहीं है, बट सेक्टर के इंडाइसेस चार्ट्स देखे हैं तो उस पे बताता हूँ। पहले लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। तो निफ्टी में अगेन मंडे को वीक स्टार्ट हुआ था इनसाइड बार से और एंड भी हुआ है इनसाइड बार से। सो जो हमारे जनवरी के लोस थे, जो कि एक स्विंग लो भी है, विच इज कम्स अराउंड 17,780, प्राइस अब उसको ऐसा सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। हम पिछले 3 दिन से वही देख रहे हैं, 780 को सपोर्ट कर रहा है। जब तक 780 के ऊपर है तब तक साइडवेज टू बुलिश, एंड मेरे लिए ब्रेकआउट अबव 7910, और सर टारगेट्स बड़े नहीं आ रहे हैं, अराउंड 200 पॉइंट्स, 18100 18150 तक अभी आ रहा है। फिर जब भी ब्रेकआउट होगा तभी आगे का आगे देखेंगे। बैंक निफ्टी में जो हमारा जनवरी का स्विंग लो था वही हमको एक अभी हर्डल दे रहा है, तो वो अभी पूरा किस तरह प्ले पैन आउट होगा वो देखेंगे। तो ये जो जोन है 41,600 टू 41,700, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मेरे लिए मंडे को इंट्राडे के लिए 41,620 का लेवल इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। आई बी वाचिंग दैट लेवल ऑन अपसाइड, एंड ऑन डाउन साइड 41,480 का लेवल। बीच में साइडवेज टू बुलिश बायस के साथ में ही खड़े रहेंगे। आज जो निफ्टी के हेवी वेट्स हैं, तो ड्यूरिंग मार्केट क्लोज वी वर टॉकिंग अबाउट दैट। तो जितने भी हेवी वेट्स है, सारे हेवी वेट्स में वीकली बेसिस के अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम वे डाउन बाय 40-50%। रीजन भी हमारा जो लास्ट वीक था वो एक हाई वॉल्यूम वीक था, बजट इवेंट था, तो उस दिन हम वो लास्ट वाला वीक हमारा हाई वॉल्यूम वीक था। एंड अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, जब भी आपको मार्केट में हाई वॉल्यूम दिखता है तो प्राइस एक दो बार के लिए रुकता जरूर है। तो ऐसे ही हम लाइक वो ही प्रिंसिपल के हिसाब से हम ये हफ्ते में रुके थे बेसिकली। तो हेवी वेट्स में भी कुछ ज्यादा नहीं है, मोस्टली इनसाइड बार
क्लोजिंग नियर द क्लोज ऑफ प्रीवियस वीक बार, तो वही चल रहा है। तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक में वी शुड सी सम फॉलो थ्रू ऑन द अपसाइड। सेक्टर स्पेसिफिक इंफ्रा, मीडिया और एफएमसीजी, ये 3 सेक्टर्स अभी नजर में आए हैं। सेक्टर रोटेशंस के हिसाब से जो आरआरजी चार्ट है उसके हिसाब से ये लोग मूव कर रहे हैं टू द लीडिंग क्वाड्रेंट। और एफएमसीजी का रिट्रेसमेंट चार्ट पे अराउंड 130 रिट्रेसमेंट, एटलीस्ट 38.2% रिट्रेसमेंट भी हो गया है। आफ्टर ब्रेकआउट होने के बाद जो रैली आया था वो रैली का 130 रिट्रेसमेंट हो गया है। एंड एफएमसीजी के जो स्टॉक्स में लीडर्स है, तो ये बार एचयूएल फ्रंट से लीड कर रहा है, तो वो कंसोलिडेशन में जग गया है बेसिकली। तो वो हो गया। आज मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे सीमेंट स्टॉक्स वेर लुकिंग टू गुड, तो मैंने इंडिया केम, अल्ट्रा केम, ये 2 सीमेंट खरीदे। जेके केम भी था नजर में, बट जेके केम का वॉल्यूम वाज हाई, तो हाई वॉल्यूम पे आई नेवर एंटर। तो वो जेके केम का मंडे को या ट्यूसडे को देखेंगे। बट इंडिया केम एंड अल्ट्रा केम आई बॉट। साथ में मैंने बर्जर पेंट एक रिस्की बेट लिया है मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे। पता नहीं आज क्या न्यूज था, क्या था। इंडिया के मूव लाइक 2% इन लास्ट 10 मिनट्स मेरा एंट्री के बाद में, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। तो क्लोजिंग अच्छे एंड पे हुआ, वरना पूरा दिन फ्रस्ट्रेट करके रखा था मार्केट ने। तो या अभी के लिए इतना ही सर, बाकी डिटेल आपको मैं संडे को देता हूँ। और अंकित, तू तो फ्रस्ट्रेट था, मैं तो सो गया था। मैं लास्ट 2 दिन 3 दिन से स्पेशली, मतलब कुछ होता ही नहीं है मार्केट में। मतलब आपको इतने बोर हो जाते हो ना कि आपको नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन में मार्केट खुद ही इतना बोर कर देते हैं ना, तो आप उबासी लेके है ना, खुद को लगता है यार थोड़ी देर है ना, चेयर पे बैठे हो तो चेयर पे सो जाओ, सोफे पे बैठ के ट्रेडिंग कर लो। सर कल अरे अपना स्पेस कसम से नहीं था, तो कल रात को नींद पूरा हो गया था मेरा। अरे इतना फ्रस्ट्रेटिंग मार्केट है ना ये, मतलब ये एक्चुअल में सच्ची बोलूं ना, ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग मार्केट हो जाते हैं ना, तो ये बेस्ट होता है ऑप्शन राइटर्स के लिए। देखो ऑप्शन राइटर के लिए बेस्ट मार्केट है कि मार्केट कुछ नहीं कर रहा, बट आप अगर ट्रेंड फॉलोअर हो, ऑप्शन बायर हो, जो आपका हार्डकोर इंटरेस्ट रहता है। देखो मैं भी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो वो चल रहा है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग का लगाना होता है कि भैया ट्रेंडिंग मूव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो 5 मिनट की कैंडल दिखाती है 30 पॉइंट, फिर दिखाती है नीचे 30 पॉइंट, निफ्टी की बात कर लो। तो इतना फ्रस्ट्रेटिंग मार्केट है ना कि मतलब भाई पैसा बनना तो दूर की बात, पैसा जेब से भी जाएगा, ब्रोकरेज भी जाएगा और सब कुछ जाएगा। तो वी हैव प्रशांत आल्सो ओवर हियर। प्रशांत, योर व्यूज, देन वी मूव टू काजी को सबसे लास्ट में लूंगा। इसने बोला था निफ्टी फटेगा, निफ्टी तो ना फटा, ये इसकी मैं फाड़ूंगा आज। याद है ना, तूने बोला था निफ्टी फटेगा, तेरी है ना ऐसी काली जुबान लगी। अरे मैं रेडी हूँ, निफ्टी मैं रेडी हूँ। निफ्टी 1 रुपया ना चला, निफ्टी 1 रुपया नहीं चला उसके बाद से, जहाँ था वही का वही रहा। अगर तू उसका मुझे काजू चेंज नहीं करता कतली ना, अगर एडवांस में बेच देते ना, तो निफ्टी आज ही मैं बोल देता निफ्टी 18,500 क्रॉस करवा देता। जाने दो, अमित सर के बिहाफ पे मैं बेचता हूँ, एड्रेस भेजो। कल मंडे को पटा दो। अरे एक्चुअली मैं खुद ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ 2 दिन से। बैंक निफ्टी में सब मेरा वही एक वेट रेंज करे, था सब वही वेट करे। 41,650 और इधर नीचे के साइड में 41,200 का। तो पूरे वीक मुझे लग रहा था कि दोनों में से कोई एक साइड तो सही से क्लोज हो, बट पूरा वीक इसी लेवल में घूमता रह गया, तो मिला नहीं। बैंक निफ्टी कोशिश ही नहीं कर रहा है ऊपर भागने की, सुस्त हो रखा है। इस वजह से हमारी निफ्टी परेशान है। क्या कर सकते हैं, अब काजू कतली रह गई मेरी। काजू कतली नहीं, अब तो बेटा तो तेरे से है ना बहुत पेनल्टियां लगेगी तुझ पे। सो प्रशांत, गो विथ योर व्यू। व्यू क्या है, मंडे से लूडो खेलूंगा मैं तो 10 बजे से 3 बजे तक। मैंने वो ट्वीट देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सच्ची बोलूं ना, ये ऐसा टाइम हो जाता है ना कि मार्केट में क्या करे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या नहीं करे वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चुपचाप साइड में बैठ जाओ, कुछ ना करने का, बटन दबाने का ही नहीं, F1 F2 दोनों बटन फेंक दो, अनलेस यू आर एन ऑप्शन सेलर। ये मार्केट में ना कहीं कुछ भी देखने जाओगे ना, आज टाटा मोटर पता नहीं कहां से चलना शुरू हो गया, मतलब 10-12 रुपए कुछ चल गया, अचानक से चल गया। अपने को लगता है मार्केट तो कुछ नहीं कर रहा, तो इसमें एंट्री लेके क्या फायदा, बट वो कंटिन्यू चलता रहा। तो ऐसे स्टॉक भी मिलेंगे। जैसे ही कोई स्टॉक में घुसते हो वो वही रुक जाता है उसके बाद। हाँ, इसके लिए ना घुसे। तो अपन डिस्कशन ट्रेडर होते हैं ना, एल्गोस पकड़ लेगी उसको, अपन डिस्कशन ट्रेडर तो उसको पकड़ नहीं सकते। अब उसमें लगता है कि यार यहाँ पकड़े इसको, अब क्या होगा, क्योंकि मार्केट वो तोड़ ही नहीं रहा है। जैसे एक्सपायरी के दिन वो 17,885
और वो उसी लेवल में खड़ा है। मतलब 10 पॉइंट की रेंज, 20 पॉइंट की रेंज बाजार पकड़ के खड़ा है। मैं सोचूं ट्रेड करूं ना करूं, ट्रेड करूं ना करूं, मतलब मैं मुझे खुद को कंफ्यूजन, भाड़ में क्या साला, करने का ही नहीं कुछ। एक ट्रेड लिया उस दिन और वो पक्का लॉस देके गया मुझे, और मुझे 100% एक्सपेक्टेशन थी कि पक्का लॉस देके जाएगा, तो मैंने क्वांटिटी इतनी कम रखी ना कि हाँ भाई इतना लॉस आएगा चलेगा। तो बस मेरे लिए तो वही है, 17,750 जब तक नहीं तोड़ता तब तक मैं भी साइड में बैठ गया मार्केट में। तोड़ेगा तो फिर सोचेंगे, ऊपर जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा नहीं। प्रशांत सर, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो ऊपर का कोई लेवल है जहाँ पे आप शॉर्टिंग का सोचोगे? 18,160 है। ओके, थैंक यू। मतलब 18,160 से 18,200 जो लेवल है वो ठीक है, उसके बाहर भी जाना इतना इजी लग नहीं रहा है मेरे को तो। और अब ऐसा हो गया, इतना बोरिंग मार्केट है कि पोजीशन भी एफएनओ में, मतलब इंडेक्स फ्यूचर्स के पोजीशन भी बहुत कम होने शुरू हो गए, पता नहीं क्या हो रहा है ये। मार्केट राइट हो गया और कुछ नहीं हो रहा। तो बस अन्नो इज वही है ऑल्सो वही है, अन्नो इज ऑल्सो वही है, सीके इज ऑल्सो वही है। एनीवन प्लीज गो अहेड। So I just saw all the global markets, everything. Europe is clean breakout. ठीक है, एक week halt after a 3-4 weeks rise, which is fine. US looking good to me. US, there is no outright rejection. In India, most of the indices are looking bullish to me. The best part is no outright rejection of the bank nifty from resistance band of 41,600 to 41,850. That gives me a lot of comfort. Private banks have just stopped falling further. Reliance is continuously weak, so that is one thing. But otherwise, no outright rejection. That gives me a lot of comfort. So, metals, especially, if I see a long drawn correction has happened in that, and I believe autos, metals, these two indices can do very well next week. Nifty, I'm bullish. A good close today, 17,856. Good close. Bank Nifty, good close. I believe we are in for a good run up from here. Maybe a day or two we may do dilly dally, but the expansion of the breadth is stable. In the last 27 sessions, trading sessions, this is the third time when we have seen such kind of a breadth expansion. The last high was 48. Day before yesterday, today was 30, yesterday was 30, and day before yesterday was 47. So such an expansion of the breadth is a very good indicator. Very, very good indicator. And the breadth did not deteriorate further. So expansion remains stable. Mid cap looking very good as an index, whether it is mid cap 50, mid cap 100, or small cap 250. So broader index looking very good. No outright rejection in Bank Nifty. So that's another positive. Nifty looking good. After the bullish piercing candle last week, we made a doji kind of candle this week, which is fine. What is looking bearish? IT looking bullish. IT has given a final breakout, much awaited breakout in the IT index. So that's one good part in the IT. So IT can lead from here with along with metals and autos. So that's another good thing. Asian markets all bullish. Europe all bullish. US all bullish. So I don't think there should be any problems in the market going up further from here, at least as per the weekly closings. The only Anu, FTSE new life high mara na? FTSE made a new life high. Yes. FTSE made a new life high. DAX is a breakout continuation. Then CAC is a breakout continuation. DAX is a breakout continuation. Your Asia is a continuation, whether it is Nikkei, Kospi, Taiwan, all three are moving up.
SPX is a three valley and river pattern breakout. It is continued. Uh, then which was another index? Taiwan or Nikkei was a massive weekly breakout with a gap up. So that is maintained. So that looks good. Overall, in all parameters, if I check, I feel there is quite a lot of bullishness that we may see in the coming days. The only dampener that can happen from here, what I see, is DXY. That can be the only dampener that can play a big role going forward. But otherwise, if that remains stable, then we are in for a rally. What level you are watching on DXY? Because 104 से छोटा rejection आया था, 101 पे उसने support 104, लिया. 105 is what I see as a resistance. If 104, 105 is taken out, then we may rally up to 109. And from 109, I expect the index to go down to 90, if at all that happens. But for that, 104, 105 needs to be taken out. As of now, 104, 105 seems to be a resistance to me. Yeah, 104.5 zone is a resistance. We need to break 101. Then I think 95 would be the next zone. Obviously, 90 would come, even I believe, but I think immediate zone would be 95 if we break 101. I agree with that. Even I go with the fact that in next 1 to 1.5 years, probably DXY will correct down back to 89, 90 levels. Subject that it doesn't takes out 106 levels. अगर 106 को निकाला तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म का बॉटम बना के वो 109 भी नहीं वापस रीटेस्ट करने चला जाए 114, क्योंकि अपन INR देखने जाएंगे ना तो INR में ब्रेकआउट आया है. So what's your views on INR? Anyone? सबका व्यू ले लेते एक बार INR का. 82.7, 82.8 is a resistance. Last week there was a gap up, but the current week candle, if you see, it's not so conducive. So if 82.8 82.80000 is not taken out, then we may see downtrend again. But if a dollar strengthens further as what DXY is showing, then obviously rupee will depreciate further. Given the fact that 104, 105 is protected, and if it is not being taken out, then we may see rupee strengthening as well. But for now, at least I see 82.80 as the barrier which should not be taken out. भाई बाकी लोग भी बोल सकते हैं, परमिशन की जरूरत थोड़ी सबके पास, जिसके पास माइक है कोई भी बोल सकता है. अरे हाँ, नहीं मैं बोल रहा था, मेरा माइक म्यूट था. सो आई थिंक जो हाई जो बना है लास्ट 83 आई थिंक समवेयर, आई थिंक वो दैट शुड नॉट बी टेकन आउट. शॉर्ट टर्म में प्रोबेबली वी माइट रीटेस्ट इट, बट वी मे नॉट क्लोज अबव इट, डिपेंडिंग अपॉन DXY कैसे रिएक्ट करता है. अगर रिलेटिव टर्म्स में मैं देखता हूँ तो इट्स लुक्स लाइक स्टिल द लास्ट पार्ट ऑफ द रैली व्हिच इज गोइंग हैपनिंग ऑन USD INR. DXY has already reversed down on a larger time frame, but USD INR में अभी भी downside reversal है नहीं. So we need to wait. Probably looks like a fifth wave in relative terms, और वो truncate maybe 83 के आसपास हो जाएगा if it continues upward for few days, 1 or 2 days, but not much of upside I even see. Okay, CK, you want to say something? No, I was going to speak after you finish. Yeah, you can start. I'm done. Okay, so I'll quickly give my view on metals. Follow up. Last week when I was here in this space, I said short metals. Most of the base metals have corrected like 5 to 8% from their high, including precious metals. I continue to be bearish on them. I expect them to make much further lows. In return, at the same time, I see the stocks, metal stocks also going down. Big time bearish on Hindalco and Tata Steel, but already one round of selling has happened in them, so I'll wait for a retracement to re-enter them. Overall, if the Indian market continues
to be strongly bullish. Like other participants said that 18,500, 19,000 is possible. So during this kind of phase, I feel that metal stocks will then go in range bound and they'll highly underperform the overall market. And if the markets go down from current levels, then metal stocks will be the biggest performers on the downside. On IT stocks, I am bullish. I'll wait for 1640 close above Infosys. If that happens, that opens next range up to 1800. Especially mid cap IT stocks are looking very good. Emphasis per persistent, LTIS, LTM. All these stocks are looking very good and they can move up at least more 15-20% from the current levels. This is my overall view. CK, DXY and INR? I don't think so. Now they have any correlations with themselves because initially the correlation in DXY to INR was whole world trade used to happen in dollar terms. Now lot many countries are doing their trades with their own currencies, and the fiscal deficit, which the deficit, or you can call it as the export numbers with each and every country are differing. So I don't see any correlation between them. I feel INR will stay in a larger range of 8160 on the downside, 8380 on the upside. DXY will also stay in a range of 101 to 106 for a very long period of time. Okay, so probably we have done with the market views. और किसी कोई market view है? नहीं है तो एक काम करते हैं, फोरम को ओपन कर देते हैं for question and answers. CK, any particular reason for like bearish view on metal? So in Elliott wave terms, if I have to explain you, the first move down on Tata Steel from 150 to 80, or whatever level it made a low, was A wave. This pullback is a B wave. Same way on Hindalco, 600 to 400 was a A wave. This is a pullback, was a B wave. I'm expecting a C wave down. That's my view overall on the metals. Okay, fair enough. Looks like okay. Got it. All right, guys. Good night. Thank you. Bye bye. So if anyone have any queries, they can do send a request as a speaker. अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सबको. Fabio, just a second. Your views about Adani's. जितने स्पीकर्स हैं सबके लिए क्वेश्चन. अडानी पे क्या व्यू जाता है? स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रहेगा, ग्रुप के पीछे व्यू रहेगा, वो बता देना after Fabio completes. Yeah, Fabio, go ahead, please. No. So you opened the forum for question. I had a question, and coincidentally it is on Adani, but not on the particular company. So so when this report came in, I'm not talking about the company. क्या है वो छोड़ दो. When the report came in, Nifty was around 18,000. मतलब वो trend line break करने के चक्कर में था, but the report came in, फट गिरा, and the low was around 17,300 something ऐसे कुछ तो था. So basically 700 points Nifty corrected. If I go back to say, and I'm asking this question to everyone who is much more experienced, CK भाई चले गए, अनुराज भाई, आप हो, अमित भाई. When the NBFC crisis happened in 2018, if I'm not wrong, Nifty was around 11,700 levels and it corrected around 1,700 points within 2 months. And it took 2 months to get into it. Same thing, Yes Bank के time पे भी हुआ था. And whatever issues have come in, the indices have corrected a lot. In this, and this was supposed to be the world's second richest man, Asia's richest man, India's most valuable group, or whatever be the case, high exposure, ye wo. I see Nifty being so resilient, or the entire market, that like ऐसे टाइम में स्मॉल कैप तो वो बोलते हैं ना कि चूहे दौड़ने लगते हैं, बाहर आती है तो वैसा हो जाता है कि फुल पैनिक हो जाता है. एंड दिस टाइम इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट. द मार्केट्स हैव रिएक्टेड वेरी I mean, it is the markets are very resilient, or if I have to use the term, and I cautiously use the term, we have seen markets behaving much more maturely. ये कैसे हुआ, मतलब what's the reason behind it? Everybody can share their views.
Anuraj bhai, you can open up if you can. So let me start with a simple point. If you see way back from 2022 February, when this Russia-Ukraine war started, we hit 15,600 levels. वो वॉर चलता रहा, बहुत सारी ग्लोबल इश्यूज आए, क्रूड ऑलमोस्ट $140 चला गया था, सारे इश्यूज हमने देख ली और भी बहुत सारे पैनिक्स देख ली मार्केट में। एफआईआई का जो होल्डिंग था, वो रोज एफआईआई 7,000 करोड़ मार्केट का माल बेचता था, पूरी दुनिया का मार्केट गिर रहा था। वी ओनली करेक्टेड लेस देन व्हाट कैन आई से, लेस देन 20%। 20% के ऊपर नीचे, सॉरी 20% के नीचे अगर मार्केट रहता है उसको बेयरिश टेरिटरी पकड़ी जाती, फ्रॉम द टॉप टिल द बॉटम जो भी लेवल होता है। ठीक है, हम 20% से भी कम गिरे थे, बाकी पूरी दुनिया रिएक्ट कर रही थी। यूरोपियन मार्केट्स वन साइड क्रैश कर रहे थे, डीएक्सवाई वन साइड अपसाइड चल रहा था, क्रूड वन साइड अपसाइड चल रहा था, देयर वर मेनी इश्यूज इन्वॉल्वड, बट द ओनली रेजिलिएंट मार्केट जो सामने आया वो था इंडियन मार्केट। ठीक है, इंडियन मार्केट थोड़ा सा मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, इमेच्योर नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कोई, मैं देखो फंडामेंटल वाला गाय नहीं, फिर भी मैं फंडामेंटल की बात करूं, कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आता है कि भैया ये ठीक है, ये 2-4-6 महीना चलता रहेगा चीज, ये दुनिया में हमेशा होती रहेगी। रशिया आज यूक्रेन गया है तो रशिया हो सकता है उसकी 15 टेरिटरीज थी, कल किसी और पे अटैक करेगा, वापस मार्केट रिएक्शन करेगा। अडानी का सागा है तो मार्केट ने रिएक्ट किया, मार्केट में रेजिलियंस थी, मार्केट आके अडानी ग्रुप के स्टॉक वन साइड जो उनकी पिटाई हो रही है वो हो रही। मार्केट मैच्योर हो गया, अपना जो बेस था, इन्वेस्टर बेस था, ठीक है, वो इन्वेस्टर बेस बन गया। उनका जो कैपेसिटी है टू होल्ड थिंग्स, पहले कैसा था, कैपेसिटी नहीं थी कि वो लोग चीज पकड़ के बैठेंगे। पहले फाइनेंशियल नॉलेज नहीं था, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी, इफ आई कैन स्पीक इन दैट टर्म्स। 2008 में लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी, शायद उस टाइम 1-1.5-2 करोड़ डीमैट रहेंगे, अन्नू को शायद ज्यादा नॉलेज रहेगा, मुझे इतना याद नहीं है अभी, तो उतनी सी लोग थे मार्केट में। ठीक है, आज मार्केट में ऑलमोस्ट 12-13 करोड़ के या 10 करोड़ पकड़ लेते राउंड फिगर, वो इन्वेस्टर आ चुके हैं। परसों में देख रहा था म्यूचुअल फंड में जो इन्फ्लोस आए 13,000 करोड़ का इन्फ्लो आया है, तो पब्लिक आने लग गई है, नए जो लोग आए हैं, नई जो जनरेशन आई है, दे स्टार्ट बिलीविंग इन इक्विटीज रादर देन बिलीविंग इन एफडीज, क्योंकि एफडी रिटर्न देगा 6-7%, वो तो आपका इन्फ्लेशन खा जाएगा। एटलीस्ट अगर वो लॉन्ग टर्म का सोचता है तो उसका प्रोस्पेक्टिव चेंज हो चुका है। इसके लिए थोड़ा सा इंडियन मार्केट रेजिलिएंट हो चुका है इन सारी चीजों पे। शॉर्ट टर्म नीजक रिएक्शन हमेशा आते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं आएंगे, हमेशा आते रहेंगे, उसको हम बदल नहीं सकते, उसमें हम कुछ नया नहीं कर सकते, बट शॉर्ट टर्म के बाद वापस उसका रिएक्शन क्या आ रहा है, उसी शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट 10 दिन गिरा और 10 दिन में वापस रिकवर करके बैठ जाता है, तो मार्केट का है ना स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो आज हमारे पास अगर 10 करोड़ की बात करें तो व्हाट इज 10% आउट ऑफ 140 बिलियन पीपल, नथिंग। मतलब आज भी फाइनेंशियल लिटरेसी हर गांव खेड़े में नहीं पहुंची है, जहां लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने आएंगे, जहां लोग बात करेंगे अडानी की। मैं सिंपल बोलता हूँ, जो मुझसे कभी स्टॉक मार्केट की बात ना करता ना, पूछता है अडानी तो पक्का डूब जाएगा, मेरे इतने सारे कजिन है कि अडानी डूब जाएगा तो इंडिया भी खत्म हो जाएगा, ये वो। अरे भाई तुझे शेयर बाजार से क्या लेना है, तुझे अडानी का क्या लेना देना है यार, कि नहीं वो तो पैसा खा के भाग जाएगा। अरे पैसा खा के भाग जाएगा तब की बात करेंगे ना। ये 12 मैं जो अपने रोहित सर जो कर रहे थे स्पेस में सुन रहा था, तो तुलसीन सर बता रहे थे कि भाई इतने एयरपोर्ट है, पोर्ट है, वो क्या अपने साथ लेके चला जाएगा क्या? ये मतलब बकवास चीजें वो उसने लिख दी, हमने बिलीव कर दिया, कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ गए उसके पीछे, हम सारी वो चीजें बिलीव कर जाएंगे कि भैया इंडिया ग्रो ही नहीं करेगा, इंडिया ग्रो करना बंद कर देगा। तो आपके जो इन्वेस्टर्स है, समझदार वाले इन्वेस्टर है, आज से जब 20 साल पहले हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था तो बहुत लिमिटेड पीपल थे, लोग मतलब बहुत कम लोग थे बाजार में, मारवाड़ी गुजराती बेसिकली हुआ करते थे बेसिकली। Y2K हुआ, ना तो किसी के पास सॉफ्टवेयर था ना कुछ था, मतलब गिने चुने 1% के पास रहेगा, ना इंफॉर्मेशन फ्लो था। कम टू 2008, हम जब मैं ट्रेड करता था ना, मुझे फोन करके ट्रेड करना पड़ता, मैं बोलता था भैया मुझे सॉफ्टवेयर खुद दे दे, मैं खुद सौदा मारूंगा, बोला नहीं होता है। आज जीरोदा आ गया, अब स्टॉक्स आ गया और इतने सारे ब्रोकर्स आ गए, सबके पास सब कुछ एक्सेस है। आज इंफॉर्मेशन फ्लो इतना ज्यादा हो गया, थैंक्स टू ट्विटर,
थैंक्स टू ट्विटर, उसके लिए अपने को ट्विटर को थैंक्स बोलना चाहिए कि सारी इन्फॉर्मेशन कहीं कोई रेड बॉक्स को फॉलो करेगा, कहीं आप किसी भी हैंडल को फॉलो करोगे जो न्यूज प्रोवाइड कर रही है, 1 सेकंड में आपके पास न्यूज है, आपको एनालिसिस करना है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन हो गया, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, मतलब ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है। पहले इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, पहले इंतजार करना पड़ता था। पहले मुझे अन्नू को फोन करके पूछना पड़ेगा, अन्नू पक्का ऐसा हुआ है, क्योंकि इसके पास ब्लूमबर्ग का एक्सेस है, मेरे पास नहीं है। वो टीवी वाला दिखा रहा है, सच्ची दिखा रहा है कि झूठ दिखा रहा है, वो बोल देगा भाई सच है झूठ है, सेकेंडरी मैटर हो गया, उसका ऑथेंटिकेशन नहीं था। आज के टाइम में तो 1 सेकंड में सब पीछे पड़ जाते। तो मार्केट इमेच्योरिटी से थोड़ा मैच्योर हुआ, पूरा मैच्योर नहीं हुआ है। हर चीज को समय लगता है, समय के साथ ये बदलाव आ रहा है बाजार में। ये कब पूरा मैच्योर हो जाएगा, इट्स बियॉन्ड माय नॉलेज, जो मुझे नहीं पता, क्योंकि कब कौन सी चीज होनी है वो तभी होगी। आज का इन्वेस्टर जो है, मैं इन्वेस्टर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अपन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे। ट्रेडिंग में तो लोग ऑप्शन सेलिंग भी आ गए, जिसके पास 1 लाख का कैपिटल रह गया, भैया मुझे तो ऑप्शन ही बेचना है, बस आप ऑप्शन सेलिंग का कोई फंडा बता दो, तो वो अलग चीज हो गया। बट जो इन्वेस्टर कैटेगरी है, क्यों लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है कि भैया मुझे 10 साल बाद इतना रिटर्न चाहिए, तो मैं अपना घर खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, XYZ कुछ भी कर लूंगा। तो वो मार्केट का कॉन्सेप्ट, जहां तक मुझे समझ में आता है, जो मेरी अक्ल बोलती है मार्केट में 20 साल रहने के बाद, कि थोड़ा सा ना लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। बुजुर्ग लोग आज भी बोलेंगे भैया बैंक में FD में पैसा डाल दे। यंग जनरेशन क्या बोलेगी, जो नए नए पढ़ाई करके आएंगे, उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल नॉलेज रहेगा, बोलेंगे भैया FD में पैसा 7%, इन्फ्लेशन 7% खा गया, बचा क्या हाथ में, कुछ भी नहीं, तो FD खरीद के क्या फायदा। थोड़ा सा रिस्क लेंगे, थोड़ा रिस्क लेंगे तो रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा, तो वो इसके लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे। म्यूचुअल फंड में फ्लोस का कम है। फैबियो, यू स्टडी लॉट ऑफ डेटा, क्या म्यूचुअल फंड में लोगों ने पैसा डालना कम कर दिया? हो सकता है एक कैटेगरी में डाल के दूसरी कैटेगरी में डाल रहे हो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में डालो, हाइब्रिड फंड की जगह डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के, भैया मुझे तो मार्केट में एक्सपोजर लेना ही है एट 18,000 लेवल्स ऑल्सो। मतलब 18,000 का लेवल किसी को लगेगा अच्छा है खराब है, आप अगर 2008 का बॉटम पकड़ोगे 2250, वहां से तो ऑलमोस्ट 7 या 8x हो गया रहेगा। आप 2008 का टॉप पकड़ोगे 6300, तो वहां से अपन 2x हुए या 2x हुए सिर्फ। तो मतलब अपन ने भी FD जैसा ही रिटर्न दिया है, तो मार्केट ने कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं दिया लास्ट 2008 के टॉप से लेके 2023 तक। तो मार्केट गया कहाँ है? अभी तो मार्केट ने एक्सपोनेंशियल राइज देखा ही नहीं, तो मार्केट का एक्सपोनेंशियल राइज तो भी बाकी है। So Anu, if you want to add, or Himanshu just joined. तो एनी वन ऑफ यू? मेरे को तो सिर्फ कुछ एक दो लेवल देने थे, बाकी अडानी तो चलता ही रहेगा, चल ही रहा है इतना टाइम से मार्केट में। 41,500 ऑन द बैंक निफ्टी स्पॉट अच्छे से होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, इट इज अ गुड साइन। और 17,800 निफ्टी इसी लेवल के आसपास है, तो अभी रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग के फेवर में ज़्यादा है। दैट इज what my view is and that is what trade I am tracking। तो मेरे को तो सिर्फ इतना ही ऐड करना था। सो इट इज़ लेट इन द नाइट, बाकी आप सब सारी चीज़ें चालू रखो। 41,500 के नीचे की क्लोजिंग, 17,800 के नीचे की क्लोजिंग जब आएगी उसको रिव्यू करेंगे। जब तक इसी लेवल के आसपास मार्केट चलता है तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छी रैली के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, और एक आध 2 दिन भी ये कंसोलिडेशन चलता रहे तो ज़्यादा अच्छा है मार्केट के लिए। और आई थिंक आने वाले नेक्स्ट वीक तक समझ ले 18,200 42,200 ये दो मेरे लेवल्स है जो आने चाहिए उस पर। अगर ये आ जाते हैं तो उसके बाद वापस एक बार स्पेसेस में वापस डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेवल। थैंक यू। So Anu, if you are there, your views, जो फैबी ने क्वेश्चन पूछा था, या अंकित और हर्ष, एनीवन प्लीज। फॉर व्हाट? अदानी पे बोल रहे क्या? ना फैबियो का क्वेश्चन। फैबियो, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? Yes, I'll repeat my question. So when you look back when you look back at we call them frauds, we call them crises, whatever you wish to call them. Say for example, the NBFC crisis in 2018, the Nifty was at around 11,700 or something,
and it fell to around 10,000 levels. So 1700 points, that was around 15% or something. Back Okay. in when Yes Bank happened or when other crisis happened, we have seen Nifty falling haywire. But in this crisis, when the report came in of Adani, Nifty was around 18,038 levels. The report came in and it started discounting whatever wrong was there or whatever was wrong was not there. That is debatable. It corrected until 17,300 350 levels. So 700 points में भी हम पूरा जो इंडिया से रिचेस्ट मैन है उसका सागा निपटा दिया गया है. And there was absolutely no panic. I did not see panic on small cap. I did not see panic on mid cap. Rather, there are stocks that have moved up. नहीं तो ऐसे टाइम पे यूजुअली क्या होता है, मतलब बोलते हैं वो चूहे इधर उधर भागते हैं या लिटरली कपड़े उतर जाते हैं. If I have to use crass words, so nothing happened. So and one more point that Amit Bhai said that war happened, whatever happened. So those were external factors. वो मैं समझ सकता हूँ कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी था, तभी ये था. ये तो अपने अंदर का मैटर था, बहुत बड़ा मैटर था. एंड देन टू निफ्टी जस्ट करेक्टेड 700 पॉइंट्स. और बैंकिंग भी आप देख लो तो वो नीचे गया पर वापस से आके 41,500 पे खड़ा है, जो बहुत ही एक सेक्युलर करेक्शन 4-5% करेक्शन होगा मैक्स टू मैक्स टोटल बैंकिंग इंडेक्स पे. वो व्हाट इज दैट इज नॉट इवन, मतलब वो कुछ नहीं है 4-5%. और मतलब इतने बड़े जहाँ पे आप बोल रहे हो कि एक $120 बिलियन का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया है एंड निफ्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ा है या मार्केट्स को कुछ फर्क नहीं पड़ा है. What has changed in the markets was my question. So basically you are right on that. Means इतना कुछ फर्क पड़ा नहीं है. Maybe already news is discounted and maybe वो इतना इशू है भी नहीं. और you rightly said mid cap में नहीं नीचे गया है market. तो probably already the news has been discounted. और अगर मार्केट नहीं दे रहा है डाउन मूव इतना न्यूज के बाद भी, सो प्रोबेबली इट्स जस्ट द न्यूज एंड नॉट अ फैक्ट. सो लेट्स सी क्या होता है. यू राइटली सेड मिड कैप्स में और ब्रॉडर मार्केट में इतना फॉल नहीं आया है. सो दैट्स एक्चुअली द हिंट दैट प्रोबेबली मार्केट इज नाउ हेडेड अप फ्रॉम नेक्स्ट वीक. मे बी इफ वी ब्रेक अबव 18,000 levels. Thanks. Others can add on to Anuraj Bhai. I don't know if he's there or not. Ankit Bhai, Prashant Bhai, please. फेविलियस मैं ऐड करता हूँ. दिस 2018 का जो क्राइसिस था अपना एलएफएस वाला क्राइसिस, राइट, उस टाइम पे आई वाज लाइक बहुत नया था मार्केट में, जस्ट ट्रेनिंग करके 1-1.5 साल ही हुआ था जब मैं इंडिपेंडेंट काम कर रहा था, राइट. तो मैं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. उस टाइम पे क्या हो रहा था बेसिकली, सिंस आई वाज न्यू, आई वाज काइंड ऑफ अ बिगिनर, लाइक. तो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था. अपने पास कोई स्टॉक पड़ा है तो रखना है, नहीं रखना है, कुछ समझ में नहीं आता था बिकॉज उतना इंफॉर्मेशन फ्लो था ही नहीं, राइट. आज अभी जब ये अदानी सागा हुआ, राइट, तो अदानी सागा की वजह से ही यूट्यूब पे 2-3 चैनल्स बहुत बड़े बन गए हैं, राइट. अभी यहाँ पे भी यानी कुछ प्रॉब्लम होता है तो पीपल कैन डीएम एनीवन और वो पूछ लेते हैं कि हमारे पास ये स्टॉक्स पड़े हैं, व्हाट वी डू, व्हाट शुड वी डू. एक दूसरा साइड भी है कि पीपल हैव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट समथिंग इज हैपनिंग इन अदानी, बट क्या उसका इम्पैक्ट उनके जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स है उन पे आएगा कि नहीं आएगा, दे हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. तो जैसे अभित सर ने बोला कि फाइनेंशियल लिटरेसी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नहीं, काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है. तो वो भी एक फैक्टर है कि लाइक एक बैड न्यूज की वजह से ट्रिगर नहीं हुआ है. ये तो हमारा मार्केट बेसिकली अभी इतना मैच्योर मार्केट नहीं हुआ है. कहीं और कुछ होगा ना तो पूरा मार्केट में इम्पैक्ट आ जाना चाहिए, बट वो ये बार हमको दिख नहीं रहा है. तो स्पेशली मेरा पर्सनल फीलिंग ये है कि इसमें जो भी हमारा सोशल मीडिया है या ट्विटर पे हो गया या यूट्यूब पे हो गया, इसका काफी बड़ा एक रोल रहा है ये बार अदानी सागा में. सो दैट्स व्हाट आई फील. So Fabio, let's open it for public forum.
अच्छा I know you अमित are सर, there. आपने एक हाँ अदानी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि अदानी में अभी क्या व्यू रखने का, राइट? तो हाँ yes. मैं अदानी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। अदानी में पिछले साल भी ऐसा कुछ न्यूज़ फ्लो था, राइट? वो NSDL या CDSL किसी ने तो वो अकाउंट ब्लॉक किए थे एंड और उसके ऊपर कुछ न्यूज़ फ्लो था लास्ट ईयर भी। तो अदानी का एक पिक्यूलरिटी रहा है, वो जब भी गिरता है वो रुकता है और फिर निकलता है। इनफैक्ट कोई भी आप न्यूज़ बेस्ड स्टॉक ले लो जो खराब है, काफी काफी खराब न्यूज़ फ्लो आया है, तो वो बड़े फॉल के बाद एक बाउंस आएगा। आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, डेड कैट बाउंस बोल दो या ऑटोमेटिक रैली बोल दो, जो भी बोलना है बोल लो। उसके बाद प्राइस थोड़ा टाइम रुकेगा, एक रेंज काइंड ऑफ फॉर्मेशन देगा और फिर निकलेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि आज के तारीख में मुझे अदानी पोर्ट्स की बात करो तो मुझे 2-3 साल पुराने रेट पे मिल रहा है, तो मुझे लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। बट अभी टुडे इज नॉट द राइट डे टू बाय दैट। वो थोड़ा सा टेक्निकली कोई स्ट्रक्चर दे फिर ऊपर निकले तो यहाँ से ठीक है, मैं 10% महंगा लेने को तैयार हूँ, बट मैं सेफ लेने को तैयार हूँ। तो वो चीज़ है। और कैश स्टॉक्स में तो अभी भी लोअर सर्किट्स चालू ही है, तो वो जब भी उनका लोअर सर्किट्स का सब काम पर निपटेगा उसके बाद उसको देखेंगे। तो अभी 3 स्टॉक्स ही जो हमारे अंबुजा एसीसी, अदानी एंटरप्राइजेस एंड अदानी पोर्ट्स, इनमें ही काम चालू है। बाकी सब तो लोअर सर्किट पे ही अभी भी चल रहे। तो अभी एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि और 8 से 10 हफ्ता थोड़ा साइडवेज रहे, फिर कहीं हमको मूव मिले तो वहां पे पैसा डालने में ज्यादा समझदारी है। यस अमित सर। Fair enough. Absolutely fair point, अंकित। यार उसके पास बिजनेस है, सिंपल समझते हैं ना, उसके पास बिजनेस है। वो एक बात बताओ, आज किसका वो था ट्वीट, ये जोमेटो का ओनर का क्या नाम है, मतलब जो सीईओ पीओ क्या नाम है उसका? दीपेंद्र ना? हाँ हाँ, उसने ट्वीट डाला एक्स दिस, मैं तो एबिटा पॉजिटिव हूँ। तो अडानी डाल सकता है ना, तो बहुत लोगों ने उसको फिर ट्रोल भी किया, एक्स दिस दिस इज दिस, एक्स दिस दिस इज दिस। बॉस यू आर रनिंग अ कंपनी, यू कैन नॉट से। मैं तो लिख दूं एक्स माय लॉसेस आई वुड हैव बीन 100 करोड़ वर्थ अ पर्सन। ये मतलब वर्ड ना यूज करना चाहिए। मतलब क्या उल्लू के पट्टे की तरह बात कर रहा है भाई, तू कंपनी का सीईओ है। एक्स दिस ये, एक्स दिस एक्स एक्स करके तो अडानी बोल सकता है एक्स दिस मेरा ये है, एक्स दिस करके मेरा ये। राहुल गांधी बोल सकता है कि एक्स बीजेपी मेरी तो सबसे बड़ी पार्टी है। मोदी साहब बोल सकते हैं कि एक्स एवरीवन एल्स, उनको तो एक्स बोलने की जरूरत ही नहीं, वो सबसे ही बड़ा है। वो क्या बोलेगा कि एक्स में किसको किसको निकालू कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। तो ऐसा यूजलेस ट्वीट करना मतलब शोज द मेंटेलिटी कि भैया तुम आओ मेरा शेयर खरीदो, वापस फंसो और वापस डूबो। बस जिस कंपनी में कोई 1 रुपया ना बना रहा है, ठीक है, तुम्हारे पास 4 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे तुम्हारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर, मतलब जिसका एक्स का प्रोडक्ट है, आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी काम कर रहे हो, आप रुपया 1 बना नहीं रहे हो, आप कहीं से पॉजिटिव नहीं हो, सिर्फ आप एक्स एक्स करके बना रहे हो, उसका आप वैल्यूएशन दे रहे हो। चलो ठीक है, न्यू एज बिजनेस से पकड़ लिया। जिसके पास हार्ड एसेट्स है, हार्ड एसेट्स मतलब आंखों से जाके आप देख सकते हो कि हाँ भैया मेरे घर के बाजू में मेट्रो है, तो मैं घर से मेट्रो दिख सकता है, मेरे घर के बाजू से मेट्रो निकलती तो मुझे मेट्रो दिख सकती है कि हाँ भैया मेट्रो चल रही कि नहीं चल रही। जो हार्ड एसेट्स को अगर वैल्यू नहीं कर सकते, ठीक है, हार्ड एसेट्स दिख रही है उनका, चलो वो बैंकरप्ट हो जाएगा। हार्ड एसेट्स तो हार्ड एसेट्स का कोई वैल्यू तो देगा ना। कि फॉर एग्जांपल एक पावर प्लांट की बात करें, पावर प्लांट 2013 में 4 करोड़ का होता था, 2018-19 में 5 करोड़ का हो गया ड्यू टू इन्फ्लेशन, अभी 5-6 करोड़ का रहेगा। एनटीपीसी के पास जहां तक मुझे लास्ट महीने डेटा पड़ा था 70,000 मेगावाट है। 70,000 इंटू 6 कर लो तो 4,20,000 करोड़ का मार्केट कैप उसका ऐसे ही बन जाता है यार। आंख बंद करके वैल्यूएशन बनता है। कंपनी का वैल्यूएशन क्या है आज के दिन में, खुद जाके कोई भी वेबसाइट पे चेक करोगे तो मिल जाएगा। हार्ड एसेट्स को आप वैल्यू नहीं कर रहे, आप बोल रहे नहीं तो इसको भी डिस्काउंट दे रहे, तो मतलब क्या, तुम नया प्लांट डाल के देख लो ना, क्या 4 करोड़ में प्लांट बन जाएगा, 3 करोड़ में प्लांट बन जाएगा। जहां तक मुझे लास्ट याद है एनटीपीसी का मैंने वैल्यूएशन देखा था 1.5 लाख करोड़, उसमें इतना ह्यूज गैप है। वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करता, वो अलग मैटर है, और तो जो सामने हार्डकोर एसेट है, क्या आप उसको वैल्यू नहीं करने जाओगे कि भैया इसकी एसेट की वैल्यू इतनी है, तो एटलीस्ट बुक वैल्यू पे भी ट्रेड करें। जो हार्ड एसेट्स है उसकी बुक, आप उसमें सीए में कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है रिप्लेसमेंट थ्योरी, जो हर्षद मेहता बोलता था। आज आप एनटीपीसी को रिप्लेस करने जाओगे तो 70,000 मेगावाट बनाने के लिए आपको पैसा कितना लगेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें सबको डेप्ट की जरूरत होती है। आप उसमें इक्विटी किसी को नहीं देते, डेप्ट लेते हो। कंपनी को भी पता है, जो मतलब लोन दे, कंपनी जो लोन ले रही है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको कोई भी लोन दे रहा है, बैंक देगा, एनबीएफसी देगी, एनबीएफसी महंगा देती तो बैंक के पास जाता है, नेगोशिएट करते हैं। आप और मैं लोन ले जाएंगे, अपने को 10, 11, 12% में देगा। वो बड़ी कंपनी 10,000 करोड़ का, 20,000, 25,000 करोड़ का लोन जाएगी, उसको 8%, 9%, मतलब जो बेस रेट है उस पर कुछ बेसिस पॉइंट ऐड कर लेगी। आरबीआई का जो रेट है प्लस खुद का जो रिस्क है उसमें थोड़ा सा रेट ऐड कर देगी। उसी लोड सारी इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में ऐसे ही बनती है, सबको लोन लेना पड़ता है। वो लोन के सामने एसेट क्रिएट होती है, वो एसेट रेवेन्यू जनरेट करती है, वो रेवेन्यू वापस बैंक को जाता है। वो सिंपल आप पकड़ लो कि वो एक एजेंसी हो गया, जो कंपनी थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रही, वो कंपनी एक एजेंट की तरह काम कर रही है। वो बैंक से पैसा लेके आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, थोड़ा सा पैसा खुद रख रही है। भाई कोई मेहनत कर रहा है तो अपना पैसा ना लेगा क्या? अपन भी ट्रेड करते तो अपन ब्रोकर को कुछ ब्रोकरेज देते ना, तो पकड़ लो ब्रोकर है बीच में जो आपके लिए एसेट बना के जा रहा है। मेन कौन हो गया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका हो गया। लास्ट में कंज्यूमर कौन हो गया? एंड यूजर्स अपने जैसे। मुंबई मेट्रो बनती है, लखनऊ मेट्रो बनती है, जयपुर मेट्रो बनता है, भाई पैसा तो हर जगह लगता है ना कहीं से उधार पैसा लेना ही पड़ता है। तो उसने उधार ले लिया तो उसने कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी चोरी कर ली? हाँ अंकित प्लीज। सर मेरा एक थोड़ा क्वेश्चन था। आज शाम को एक स्पेस हो रहा था, आप भी थे उसमें? तो मैं भी था हाँ हाँ वही, तो उसमें पूछ रहा हूँ कि आपका सिंस आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, प्लस आपको सीए के साथ में फाइनेंस वगैरह भी देखते हो, तो उसमें जो वो फैक्ट्स बोले थे वो मतलब फैक्ट्स थे, इट्स लाइक मोर लाइक अ पीआर? मेरे को कंफ्यूजन हुआ थोड़ा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखो एक चीज पकड़ लो, अगर तुलसीराम साहब बोल रहे हो तो उनके पास फैक्ट रहेंगे। देखो मैं फंडामेंटल तो फॉलो नहीं करता, अगर फंडामेंटल फॉलो करना है तो सिंपल बेस्ट चीज होता है, सारी चीजें बेकार है, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट उठाओ। एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में समय लगता है, एनुअल रिपोर्ट में बैलेंस शीट नहीं पार्ट देखना होता है। एनुअल रिपोर्ट में वो पार्ट देखना होता है जो मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, वो कंपनी के बारे में क्या बता रहे, कितने एयरपोर्ट है, कितने एयरपोर्ट है, वो सारा डिटेल वहां मिलेगा। वो सारा डिटेल पढ़ने में समय लगेगा, अगर उतना समय ना गवाना है तो उससे भी बेटर होता है कंपनी के जो प्रेजेंटेशन आते हैं ना, वो कोई स्टॉक एच की ऐप पे मिल जाएगा, मनी कंट्रोल की ऐप पे मिल जाएगा, वरना अपना बीएसएनए की वेबसाइट पे जाओगे तो जब भी वो अपनी डिस्क्लोजर देगी ना, जब वो बताएगी कि मेरा बिजनेस क्या है, वो कुछ प्रेजेंटेशन उनका कोई कंपनी 20 पेज में प्रेजेंटेशन देगी, सबके वो पीडीएफ्स होते हैं जो पावर पॉइंट होते, ठीक है, कोई 20 का प्रेजेंटेशन देगी, वो 100 पॉइंट का 100 पेज का प्रेजेंटेशन देगी। एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ना तो 100 पॉइंट, क्योंकि जो एनुअल रिपोर्ट में या क्वार्टर रिजल्ट्स में वही चीज वो आके बोलेगी, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है यार, तो उस पब्लिक डॉक्यूमेंट को जाके पढ़ लो ना, क्या को इतना दिमाग लगाने का, उसने सच बोला झूठ बोला, मेहनत अपने को करनी पड़ेगी। नॉट अबाउट दैट वो जो नहीं पक्का फैक्ट ही बोलोगे, ट्रेडिंग किया देखो है पब्लिक ऐसा कुछ हुआ है, पब्लिक फोरम पे वो अंकित पब्लिक फोरम पे कोई भी कुछ बोल के जाएगा ना, तो बिना डेटा बैकिंग के है ना, भले वो बीजेपी का रहेगा नॉन बीजेपी रहेगा, बिना डेटा के कोई कुछ बकवास करेगा ना, तो पता है ना ट्विटर कैसा है, ट्विटर तो मारने में तुला रहता है कि भैया इसने ऐसा बोल, तो उसमें है बहुत लोग ऐसे जो बिना बैकिंग के बातें बहुत बड़ी हाँ, करते थे, थोड़ा तो डाउट हो जाता है। तो सिंपल है कि आपको अगर डेटा पकड़ना है, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ लो, क्वार्टर रिजल्ट आता है वो पढ़ लो, वरना वो प्रेजेंटेशन बड़ी कंपनियां हर क्वार्टर का प्रेजेंटेशन देती है आपको, वो सब बता देगा। आप रिलायंस का प्रेजेंटेशन पकड़ना है तो रिलायंस का इन्वेस्टर जो एक कोई भी वेबसाइट पे जाओगे ना, जो भी कंपनी लिस्टेड है उसका इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन होता है, उसमें आप जाके पढ़ोगे ना, उनके कंपनी के प्रेजेंटेशन पे भी देता है ना नीचे ये सब, अरे स्क्रीन पर जाना ही क्यों, जब कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाएगा तो आप वहां जाके वो डेटा पढ़ लो। वो थोड़ा मेहनत अपने को करना पड़ेगा फंडामेंटली कि भैया वो कंपनी क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, सारा डेटा उसके पास लिखा हुआ पड़ा है। अब उस डेटा से ज्यादा तो या तो आपके पास बहुत ज्यादा दिमाग है, अली बाबा का चिराग है कि आपने घिस लिया कि कंपनी फ्रॉड करेगी, फ्रॉड करने वाला बोल के ना करेगा भाई, फ्रॉड करने वाला चुपचाप करके निकल जाएगा। एक प्रमोटर होता है कि जो सामने से दिखता है कि हाँ भाई चोर है, पक्का पैसा खा के भाग जाएगा, ठीक है, तो उसका सब कुछ इतना खराब हो जाता है ना, दिखता है कि हाँ ये कर सकता है, मार्केट में रिपोर्ट चलता है उसका। और एक होता है कि भैया शांत इंसान है, प्रॉपर आके बात कर रहा है, जवाब दे रहा है हर को और कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। एक होता है कि रिएक्ट वाला, एक होता है कि भैया मैं नॉन एक्टिव बैठा हूँ, मुझे मेरे काम धंधे से मतलब है,
तुम्हें मर्जी जो बोल दो, 4 गालियां देनी 4 गालियां दे दो, तो 4 गाली सुनने के बाद भी अपना काम धंधा करता रहेगा और इसका काम धंधा आगे चलता रहेगा। मैं इसका पढ़ रहा था, इन्होंने कहीं नाइजीरिया या इजिप्ट में कुछ इनका प्रोजेक्ट था, तो गवर्नमेंट ने आके बोला आपको चाहिए हम सपोर्ट कर देंगे। भाई बाहर वाला आके उसको सपोर्ट करने को रेडी हो रहा है, कुछ तो कर रहा होगा ना उस कंट्री के लिए। मतलब कोई साउथ अफ्रीकन कंट्री थी, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम, वो भी उसको सपोर्ट करने आ रहा है कि भैया तू प्रोजेक्ट बनाता रहे, तुझे कोई फाइनेंसिंग चाहिए कि हम दे देंगे, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों, तो कुछ तो अच्छा कर रहा है। इसका कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बहुत लोगों ने थ्रेड्स लिखे हैं, बहुत सारे मैंने थ्रेड्स पढ़े जहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की भी बात आ गई कि क्यों, क्योंकि इंडिया चाइना को नहीं चाहिए कि ये वहां पर चला जाए, इसराइल के पास कोई पोर्ट है छोटा सा, कि वहां चला गया तो इंडिया को एक्सेस मिल जाएगा हर तरीके का। हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका का, जो चाइना ने लेने की कोशिश करी, चाइना ने श्रीलंका को बैंकरप्ट कर दिया। तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चलती रहेगी। लास्ट में देखो, आज के दिन हमें किसी को नहीं पता क्या होगा, 5-10 साल बाद पता चलेगा कि इसमें एक्चुअल क्या था। जब वो क्या नाम है उसी स्पेस में कोई, वो कौन था ये, अंकित याद रहेगा उसका नाम, जो बंदा बोल रहा था, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, हाँ पलक, तो पलक जो बोल रहा था ना, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी उठ के आएगी। एक्चुअल क्या है कि डेटा जब आएगा, आपको क्या लगता है सेबी उल्लू की पट्टी है जो चुपचाप बैठी रहेगी? सेबी के पास इतने एआई के टूल्स है ना आज के दिन में, आप कुछ भी उल्टा सीधा करके देख लो। ये तो छोड़ो, मुझे सेबी के नोटिस आ जाते हैं अगर मैं कोई उल्टे सीधे स्टॉक का कोई कॉल या पुट में ट्रेड मार देता हूँ, तो हाथों हाथ ब्रोकर बोलता है सर मेरे पास नोटिस आ गया, मैंने कहा लिख देना रिवर्ट बैक टू मी। अरे वो सेबी इतनी इंटेलिजेंट हो चुकी है, तो सेबी का भूल जाओ अभी कि सेबी इंटेलिजेंट नहीं, सेबी सब कुछ कर रही होगी, हो सकता है पब्लिक फोरम में ना बोले। ठीक है, या फेव्यू प्लीज। I mean, I'll just explain it to you in a very small way, and I'll not be taking names, right? There is a guy who is a 24-25-year-old. उसका मुंबई में he is a new chartered accountant, new engineer, whatever you call it. बंदे का 1 लाख महीना कमाता है, 12 लाख 1 लाख उसके अकाउंट में गिरता है। 2-3 साल काम किया उसने, खर्चा वर्चा बाहर से आया है, कोई गांव से आया है, गुजरात पकड़ लो, राजस्थान जहाँ से भी आया है, अब रेंट पे रहता है। 2-3 साल उसने काम किया, 1 लाख का 1,30,000 हुआ। उसने बेचारे ने पैसे जमा किए, सब जमा करके उसके पास आज 15 से 20 लाख रुपया है। बंदे को घर लेना है, ठीक है, घर लेना है तो 1 करोड़ का शादी वादी करनी है, मॉम डैड को भी दिलाना है, तो बोला चल 1 करोड़ का तो घर लूंगा मैं, पर उसके पास आज खाली 10-15 लाख रुपया है। ठीक है, वो बैंक में जाता है, बैंक बोलती है कि हाँ ठीक है, तो क्या करता है क्या नहीं करता है, सब देख लिया। ठीक है, उसको 1 करोड़ का लोन दे दिया। पगार कितनी है बंदे की? 1,20,000, 1,30,000। उसको लोन कितने का दिया? 1 करोड़ का। उसकी ईएमआई कितनी आती है अभी? 80,000 के आसपास कुछ ईएमआई आती है। बंदा कैसे न कैसे करके घर चलाता है। ठीक है, 80 से 90,000 उसका ईएमआई में जाता है, उसके पास कैश फ्लो खाली 20-30,000 रुपया बचता है। ये देख के मैं बोल देता हूँ कि बंदा बैंकरप्ट होने वाला है, राइट? यस सर। बस वही हुआ है, देयर इज नथिंग। ऐसे बहुत सारे बंदे लोग हैं जिन्होंने लोन लिया है। आई होप कभी कभी बट इसमें वो भी होता है ना कि लाइक बहुत सारे बंदे लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्ट ऐसे ही करते हैं, बट इवेंचुअली स्मार्ट तो होते तो हैं, अपना सैलरी बढ़ा के निकल जाएंगे। हाँ, तो वो तो होएगा ही ना। तो वही तो बेसिकली वही अदानी के इसमें बात करें तो वही है कि आपको घोड़े पे पैसा लगाना है कि जो उसको राइड कर रहा है जॉकी उस पे पैसा लगाना है। सर वही मेन क्वेश्चन है जिसका आंसर ढूंढ लो तो काम हो जाए। No. So the thing is that you did not get the point. The thing is that today what is happening is that guy is today earning only 1,20,000, out of which he is paying an EMI of 80 to 90,000. Today only he has 30,000. So today what I am saying is that you are going to go bankrupt, irrespective of what is going to happen to him, irrespective of considering what his age is, that his future cash flows. Nobody has seen his future cash flows. The report never speaks about what the future cash flows are going to be. Whereas when you value a company, the first thing that you have to look is what जो हो गया है. Technicals का भी तो first base यही है ना, whatever the past is, whatever the present is, it is all discounted in the current price. Correct. Right? What the actual value of the growth in the stock would be dependent on the future cash flows. How many coming on public forum have actually made that model and seen what the future cash flows are going to be?
Fairview in simple Okay, terms, now got that it, is called got it. discounted अंकित हाँ उसको सिंपल फ्यूचर टर्म्स में फाइनेंशियल टर्म्स में बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डीसीएफ का मॉडल चलता है जिसमें आप पकड़ते हो कि कंपनी अगर इतना ग्रोथ करेगी तो उसका वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। तो डीसीएफ मॉडल चलता है जहाँ आप एटलीस्ट 2-3 साल का तो एटलीस्ट प्रेडिक्शन कर सकते हो। अगर कंपनी ने लास्ट में इतना 10% का 12% का 13% का ग्रोथ दिखाया, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को इस तरीके से वैल्यू नहीं किया जा सकता। इंफ्रा कंपनी को वैल्यूएशन करने का अलग मॉडल चलता है। इंफ्रा को आप वैल्यू इसमें नहीं करते, इंफ्रा को वैल्यू करो कि भैया उसके पास एसेट क्या है, एसेट की वैल्यूएशन क्या निकल के आ रही है, उस एसेट की वैल्यूएशन पर बैंक लोन दे रहा है कि भैया अच्छा तेरे पास इतना है। क्योंकि एयरपोर्ट बनना है ना, एक दिन का काम नहीं है। आपका एक घर बनता है ना, एक बिल्डिंग बनता है। आप अगर कोई 10 माले का बिल्डिंग भी बना रहे हो ना, तो एक दिन में ना बन जाएगा। फाउंडेशन को 6 महीना 8 महीने लग जाएंगे, स्लैब को 1-1 महीना लग जाता है। प्लस वापस उसका इंटरनल करना, मतलब 3 साल का तो प्रोजेक्ट जाएगा ही। बैंक उसी चीज पे पीछे लोन देता है ना। आप अंडर कंस्ट्रक्शन में लेके जाओ पैसा बैंक से, बैंक क्या बोलेगा, भैया हम हर स्लैब पे पैसा देंगे आपको। बैंक डे वन थोड़ी पैसा दे देगी। अगर आपने 1 करोड़ का घर खरीदा है तो बैंक आपको बोलेगी भैया आपका क्या है, अभी तक कितना परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, 25% हुआ, 25% पैसा रिलीज होगा, फिर रिलीज होगा, हर स्लैब वाइज रिलीज होगा, फिर इंटरनल क्या चल रहा है, पोजीशन कब है, उसके बेसिस पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो भाई 10-10 हजार करोड़ की 20-20 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट बना रहा है वो, तो उसमें बनने में समय लगेगा। हर चीज को समय लगता है। लोग समय को वैल्यू नहीं दे रहे, लोग आज के वैल्यू दे रहे। नहीं जी है, भाग जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब वो नैरेटिव ही गलत है। वो नैरेटिव ही गलत है। जिसने भी ये नैरेटिव उठाया ना, उसने उल्लू का पट्टा था, उसको तो कुछ और डाल देना चाहिए था कि ये अडानी एंटरप्राइज है ना 50 रुपए पे आ जाती। वैसा नैरेटिव कुछ लाता ना तो मजा आता। ये नैरेटिव उल्टी सीधी लेके आया। ठीक है, स्टॉक प्राइस क्रैश हुआ, हो सकता है इसमें हो सकता है अडानी ने खुद ने पैसा कमा लियो, किसी और के नाम से सौदा मार दियो कि भैया तू ही लेके आ। हाइडेनबर्ग को उसने हायर कर लिया हो कि भाई तू ऐसी रिपोर्ट निकाल, मेरा ही शॉट मार, मैं भी खुद शॉट मार के पैसा कमा लूंगा। सी यू कैन नेवर ट्रस्ट अ प्रमोटर इन इंडिया, एटलीस्ट 90% ऑफ द प्रमोटर्स इन इंडिया एक्सेप्ट टाटास और इन्फोसिस। मैं बाकी किसी प्रमोटर को ट्रस्ट नहीं करता। बट जिसके पास हार्डकोर एसेट है, आज मुकेश भाई के पास हार्डकोर एसेट्स है, अडानी के पास हार्डकोर एसेट्स पड़ी है, हार्ड एसेट से सबको दिख सकती है। कोई वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है फेसबुक जैसा कि कल अगर फेसबुक की जगह कुछ नया लॉन्च हो गया तो फेसबुक को लोग क्यों नहीं छोड़ के चले जाएंगे। टिकटॉक लॉन्च हुआ था, टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया, तो लोग टिकटॉक खोल के, टिकटॉक बंद करके वो कौन सा एक ऐप था, मौज ऐप करके, लोग मौज पे शिफ्ट हो गए। इंडियन गवर्नमेंट ने कल किसी को बैन कर दिया। गवर्नमेंट सबसे पहले ना अपनी साख बचाएगा, एक चीज याद रखना, गवर्नमेंट सबसे पहले अपनी साख बचाएगा, बाकी गया भाड़ में। उसको अगर हटाना होगा ना तो हटा के कुछ और गेम कर देगा। गवर्नमेंट कभी अपने नाम पे दबा ना लेगा। कोई भी गवर्नमेंट रहेगी, चाहे कांग्रेस की रहेगी, चाहे बीजेपी की रहेगी, चाहे XYZ कोई भी गवर्नमेंट रहेगी, कोई अपने नाम पे दबा नहीं लेगा। सबको पता है पॉलिटिशियन सारे करप्ट होते हैं, कोई कम है कोई ज्यादा है। आपको चूज करना है कम वाले को कि ज्यादा वाले को, चॉइस लास्ट में आपकी होती है। सो वी हैव सो मेनी पीपल वेटिंग ओवर हियर। करण तुझे लास्ट में लेता हूँ। संजय पंजाबी जी, संजय सर प्लीज गो अहेड। संजय जी प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन स्पीक। शायद अपन ने इतना बोल दिया कि कोई किसी को मौका ही नहीं मिला बोलने का। संजय जी, if you are able to hear, you can unmute your mic and you can speak. क्या ये आवाज आ रही ना मेरी? यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद वो ना सुन रहे होंगे। तो बहुत टाइम से लोग कहते हैं, ठीक है कोई बाकी करण तेरी पार्टी हो गई हो तो जी सर, गुड इवनिंग बोलूं, गुड नाइट बोलूं? सर कुछ नहीं, मैं आई वाज लिसनिंग ओनली। सो बेसिकली ये जो आज स्पेस हुआ अभी थोड़ी देर पहले, उसमें काफी सारी चीजें उठी एंड देन समवन इज डूइंग अ स्पेस राइट नाउ, आई वाज आल्सो लिसनिंग। वो थोड़ा काफी खराब, काफी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज नॉट दैट। द पॉइंट इज दैट कि no one knows like Fabuloso said, that no one knows the truth behind it yet. We'll get to know in some time, and by the time we get to know, we'll already be seeing the prices either side. So basically मतलब just to
वी शुड जस्ट वेट इट आउट, और वहां से जहां से लोज बने हैं वहां से एनीवे हम मतलब वहां से डबल हो चुके हैं, डबल भाव तो दिखाया, डबल से ज्यादा का भाव दिखा दिया। तो वो बीइंग वन पॉइंट बीइंग दैट एंड हैविंग सेड दैट, अभी सर ने बोला, पर सर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू हियर, जो अभी आपने एग्जांपल शेयर किया, should people be allowed, like I'm not talking about those big shots, but should people be allowed to get access to that kind of money if they earn that, if they earn the amount you mentioned? Your So bit on it, एक बारी right, अगर right, if you can just right, comment on it. right. So oh, so see, every bank or every financial institution has a procedure. So जब ये आप भी लोन लेने जाओगे या मैं एज अ सैलरीड पर्सन लोन लेने जाऊंगा, तो मेरे को मेरी जो भी CTC है उसका मैक्स टू मैक्स 7x अलाउड है, और बैंक 5 या 6x सैंक्शन करती है। whenever you go for loan against your working capital, तो वो लोग working capital का valuation निकालते हैं from an independent agency, and over that they sanction you the loans. Assets का भी वैसा ही होता है, they remove the value, I mean they value the assets, and depending upon that 80% 70% on जो वैल्यू होगा एसेट का उसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, so it doesn't, it is not something that you are that only one person is allowed. For example, Tata Motors का debt to equity